चलो वे ऑफ में हम लोग पढ़ेंगे आज पोलराइड के बारे में। पोलराइड क्या होता है? ये आर्टिफिशियली पोलराइजर हम लोग बनाते हैं। जो टॉर्नामेलन क्रिस्टल होते हैं और जो निकोल प्रिज्म होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है, वो छोटे होते हैं। तो हमको जो लाइट मिलती है वो बहुत कम मिलती है, कम छोटे एरिया में मिलती है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हमको ऐसा चाहिए कि लाइट जो आए वो लार्ज क्रॉस सेक्शन में आए। ठीक है, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल क्या बनाते हैं, पोलराइजर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन टॉर्नामेलन क्रिस्टल एंड या निकोल प्रिज्म, in tourmaline crystal or nickel prism we get plain polarized light in very small cross section area, because these crystal are very small in size. जो ये क्रिस्टल होते हैं काफी स्मॉल होते हैं, इसलिए जो हमको लाइट मिलती है वो बहुत ही स्मॉल एरिया में मिलती है। ठीक है, प्लेन पोलराइज वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख देना यहाँ पे, ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज दीज क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल। ये जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो वी रिक्वायर्ड अ लाइट इन वेरी लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली शीट से, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उन शीट से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पोलराइड बनाते हैं, पोलराइजर बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोलराइड। तो पोलराइड क्या होते हैं, पोलराइड आर thin sheet of crystalline polarizing material, which give plain polarized light in large cross section area, तो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया में ये, ठीक है, लाइट को पोलराइज कर देते हैं। इनको पोलराइड बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में है? अब आता है मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोलराइड। पोलराइड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोलराइड। ठीक है, 2 मिनट रुको। अब आता है मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोलराइड। पोलराइड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल पोलराइड, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोलराइड। मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पोलराइड। ठीक है, सबसे पहले पैरेलल पोलराइड। ठीक है, पैरेलल पोलराइड में क्या होगा, जो दोनों पोलराइड होंगे, 2 पोलराइड होंगे हमारे पास, उन दोनों की एक्सिस एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। उन दोनों की एक्सिस
एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखो पोलराइड को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे करके सर्कल बनाएंगे। इसकी एक्सिस, ये एक्सिस बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया पोलराइड 1, ये हो गया पोलराइड 2। अब पोलराइड 1 से जितनी लाइट पास होगी, दोनों की एक्सिस क्या है, बोथ हैव पैरेलल एक्सिस। मेरी आवाज आ रही है? तो ये पैरेलल पोलराइड है, इसमें क्या होगा, दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सिस होगी वो सेम पैरेलल होगी, और जो लाइट P1 से पास हो रही है उससे सारी की सारी लाइट P2 से पास हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू P1 is also pass through P2, वो P2 से भी निकल जाएगी, क्योंकि दोनों की एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो लाइट क्या होगी, जो लाइट P1 से पास होगी पोलराइज लाइट, वही P2 से भी पास हो जाएगी। चलो, इसके बाद आता है क्रॉस पोलराइड। क्रॉस पोलराइड में क्या होगा, जैसे नाम से पता चला है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अब आता है सेकंड, क्रॉस पोलराइड। क्रॉस पोलराइड तो क्रॉस पोलराइड में क्या होगा, ये जो P2 है इसको घुमा देंगे हम लोग, अब इसकी एक्सिस ऐसे होगी। तो दोनों की एक्सिस कैसे होगी, अब परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के। क्या लिखेंगे, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ बोथ पोलराइड, axis of both polaroid are perpendicular to each other, ठीक है। अब जो लाइट P1 से पास होगी तो P2 से आपको लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस नो लाइट पास थ्रू P2 से हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इसको रोक लेगा, ठीक है। P2 उस लाइट को क्या कर लेगा, रोक लेगा। आई बात समझ में? ठीक। अब इसके बाद आता है यूजेस, पोलराइड के क्या यूजेस है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि पोलराइड का यूज हम लोग सन ग्लासेस में करते हैं। यूजेस ऑफ पोलराइड, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, बोर्ड्स में पूछ लेते कई बार, इसलिए बोर्ड्स का ही बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं मैं। यूजेस ऑफ पोलराइड, ठीक है पीयूष, बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यूजेस ऑफ पोलराइड किसमें, इन सन ग्लासेस में इसका काफी यूज होता है पोलराइड्स का। दूसरा, जो ट्रेन के विंडोज वगैरह होती है या एरोप्लेन के जो विंडोज वगैरह होती है, देट आर आल्सो मेड फ्रॉम पोलराइड, वो भी पोलराइड के बने होते हैं। देखा होगा आपने, प्लेन वगैरह में बैठे होंगे तो, ठीक है, बाहर की जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम आती है अंदर, ठीक है। तो इन विंडो ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन, ट्रेन एंड एरोप्लेन, ठीक है। और क्या यूज है इसका,
मैंने कल बताया था कि मूवी 3D मूवी देखने जाते हो तो आप लोगों को जो ग्लासेस पहनाते हैं दैट आर आल्सो मेड फ्रॉम पोलराइड, ठीक है। वो तो सस्ते वाले होते हैं, लेकिन आप पोलराइड ग्लासेस पहनोगे तो आपको इन 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। और नंबर 4, जो सोलर कंपास होता है, सोलर कंपास, ठीक है, उसके अंदर भी हम लोग पोलराइड का इस्तेमाल करते हैं इन सोलर कंपास, ठीक है, जो सन की डायरेक्शन वगैरह को इंडिकेट करता है, उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पोलराइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। रिफ्लेक्शन के कारण भी पोलराइजेशन होता है, रिफ्लेक्शन के कारण भी क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो देखो कैसे होता है पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। क्या टॉपिक डालेंगे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लो मैंने एक ग्लास ले लिया, एक ग्लास स्लैब ले लिया इस तरह से, और इस स्लैब में एक लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइट जो है ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, मान लो सन से आ रही है, ठीक है, ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही है या फिर सन वगैरह से आ रही है लाइट। तो ये लाइट जो होगी वो अनपोलराइज लाइट होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल पे लाइट को डालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो मेलस और एक ब्रिस्टर था साइंटिस्ट, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर एक लाइट को इस पर्टिकुलर एंगल पे डालते हैं, अनपोलराइज लाइट को ग्लास स्लैब पर, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो लाइट गिर रही है वो क्या हो रही है, वो अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट को कैसे इंडिकेट करूंगा, ऐसे करके, कल भी बताया था मैंने, ये अनपोलराइज लाइट है। यहाँ पे डॉट भी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो अंदर बाहर भी हो रहे हैं। तो इस मटेरियल पे अनपोलराइज लाइट फॉल कर रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, कुछ लाइट तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, वो तो मिरर होता है तो उस केस में होता है। और कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। तो मेलस और ब्रिस्टर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब हम लाइट अनपोलराइज लाइट को किसी मटेरियल में डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शली पोलराइज होती है। कैसी होती है, पार्शली, थोड़ी बहुत पोलराइज होती है। फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे और ज्यादा क्या हो रही है, पोलराइज हो रही है। फिर एक एंगल ऐसा आता है जिस पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, ठीक है। और उस कंडीशन में अब ये रिफ्लेक्टेड रे मान लो कंप्लीटली, अब क्या होता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर तो केवल ये वाले वाइब्रेशन गए रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है। मैं खाली ये ऐसे शो कर रहा हूँ, इसमें अंदर वाले वाइब्रेशन नहीं है। अंदर वाले वाइब्रेशन कहाँ चले गए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट में चले गए, ठीक। इसमें केवल अंदर बाहर वाइब्रेशन हो रहे हैं। ये लाइट अब क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज, कंप्लीटली
ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ठीक है। तो ब्रिस्टर और मेलस ने देखा कि जब लाइट इस एंगल को बढ़ा, इस एंगल को फाई बोलते हैं, बताऊंगा इस फाई को क्या बोलते हैं हम लोग। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा आता है जिस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, ऐसा मेलस और ब्रिस्टर ने देखा। और इस एंगल को, जिस एंगल पे हमने इंसिडेंट करा, इस एंगल को बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल, ठीक है। पाई को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रिस्टर एंगल। जिस एंगल पर इंसिडेंट करने पे लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट है? इसको ब्रिस्टर एंगल या फिर इसको पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। जिस एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग ब्रिस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, कर सकते हो ना आप लोग डिफाइन? ब्रिस्टर लॉ, ठीक है। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ब्रिस्टर्स लॉ ये क्या बोलता है, लाइट आ रही है मटेरियल पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर क्या है, बाहर 1 है। एक लाइट आई, कौन सी, अनपोलराइज लाइट आई ऐसे करके, ठीक है। डॉट भी बना दो, ये अनपोलराइज लाइट है, लिख देना यहाँ पे अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट कितने एंगल पे आ रही है, पोलराइजिंग एंगल पे आ रही है, ब्रिस्टर एंगल पे आ रही है। इस एंगल को मैंने बोला आईपी, क्या बोला, आईपी। दिखाई दे रहा है आपको आईपी, आईपी दिख रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये वाला एंगल भी आपका आईपी होगा। ये पोलराइजिंग एंगल तो ये क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो वाइब्रेशन थे वो डॉट हो रहे थे, पोलराइज होगी थी, और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसमें जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसवर्स है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर कितना होगा, इस एंगल को मैंने बोला आर, तो देखो यहाँ पे आर कितना होगा। अब देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये आर जो होगा क्या होगा, 90 माइनस आईपी होगा। आर जो होगा वो 90 माइनस आईपी होगा। ध्यान से देखो, ये पूरा 180 होगा, आईपी प्लस 90 प्लस ये आर कितना होगा, आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, इसका सम 180 होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, आर निकालना है मुझे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 माइनस आईपी, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको याद ही है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, 1 इंटू साइन आईपी, 1 इंटू साइन आईपी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। साइन आईपी तो ऐसी रहेगा, म्यू साइन आर, आर की वैल्यू रखो साइन 90 माइनस आईपी। 90 माइनस आईपी क्या होता है आपको पता ही है, कॉस आईपी हो जाता है। कॉस आईपी डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे tan आईपी होगा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा tan आईपी। तो ब्रिस्टल लॉ यही बोलता है, ये आपका ब्रिस्टल लॉ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, विच इज इक्वल टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल, विच इज इक्वल टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। तो ये आपका पोलराइजेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो।